सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के लिए न्यू एनसीईआरटी के आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं। जितने भी सीटेट की परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे सभी क्वेश्चन इसी किताब से पूछे जाने वाले हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस बुक में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, महासागर महाद्वीप, स्थल रूप एवं जीवन, इतिहास की समय रेखा, भारत, भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, भारत की सांस्कृतिक जड़ें, जैसे यहाँ पर टॉपिक हैं। इन टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बनने लायक थे वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाए, बहुत ही मेहनत करके, इसलिए आज की यह वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वतों नदियों को दर्शाता है? पर्वतों और नदियों को कौन सा मानचित्र दर्शाता है? राजनीतिक, भौतिक, विषयगत या सड़क मानचित्र? यहाँ पर राइट उत्तर जो होगा वो होगा भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में महाद्वीप किसको दर्शाते हैं? महाद्वीप को दर्शाते हैं, महासागरों को दर्शाते हैं। जितने भी समुद्र है ना, उन सारे के सारे समुद्रों को भौतिक मानचित्र फिजिकल मैप के द्वारा दिखाया जाता है। चाहे पर्वत हो जाएं, चाहे पठार हो जाएं, चाहे आपकी नदियां हो जाएं, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो मानचित्र होते हैं ना, नदियों के, पर्वत के, पठार के, महाद्वीप के, महासागर के, मैदान के, स्थलाकृतियों के, है ना, ये सारे के सारे भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? भौतिक यानी कि फिजिकल मैप के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत सड़क की सीमाएं आती हैं, नक्शे आते हैं, है ना, देशों की जो सीमाएं होती हैं वो आपकी राजनीतिक में आते हैं ना। विषयगत कोई विषय से संबंधित हो, सड़क मानचित्र में आपकी सड़कें आती हैं विशेष तौर पर। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न, मानचित्र पर पैमाना क्या दर्शाता है? पैमाना आखिर क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है मानचित्र पर एक निश्चित दूरी द्वारा दर्शाई गई जमीन की दूरी, है ना, ये दर्शाता है पैमाना। तो यहाँ पर एक प्रकार से पैमाना की परिभाषा बताई गई है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, उल्लिखित 3 प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? पर्वत, पठार, रेगिस्तान, पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, रेगिस्तान और घाटियाँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत, पठार जो मैदान होते हैं ये प्रमुख क्या है? ये स्थल रूप हैं। पर्वत भी आपके होते हैं, पठार भी होते हैं, मैदानी क्षेत्र भी होते हैं। ये क्या है? ये प्रमुख स्थल रूप होते हैं। जैसे आपको पता होगा, अगर आपने ज्योग्राफी से पढ़ाई की हो, शायद मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं, द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच होते हैं और तृतीयक श्रेणी के उच्चावच होते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप, महासागर आते हैं। द्वितीय में आपके क्या आते हैं? पर्वत, पठार, मैदान आते हैं। तृतीयक में आपकी जो निचली चीज़ें होती, जैसे पेड़ पौधे हो गए, छोटे मोटे झील झरने हो गए, ये आपके तृतीयक उच्चावच में आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है ना, जानकारी के लिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? सेकेंड विकल्प यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 4 नंबर का। 8 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा के रूप में नामित किया गया। 8 जून को महाद्वीप दिवस, नदी दिवस, जल दिवस, विश्व महासागर दिवस। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विश्व महासागर दिवस 4 जून को मनाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और शायद किसी को मालूम हो यह क्वेश्चन। इस बार एनसीईआरटी में इसको भी इंक्लूड यानी कि जोड़ दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका को याद रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया, है ना। किसने घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया, क्योंकि महासागर भोजन और औषधि के प्रमुख स्रोत और जैव मंडल के महत्वपूर्ण भाग के रूप में हमारे ग्रह के फेफड़े के रूप में कार्य करते हैं। तो जो समुद्र होते हैं ना, ये औषधि यानी कि दवाओं के लिए और महासागर भोजन के लिए ये मुख्य तौर पर प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। तो 8 जून याद रखना,
8 जून को क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? विश्व समुद्र दिवस, समुद्र नहीं महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। और आगे बताया गया है दोस्तों, यहाँ पर हम प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकते हैं, जो समुद्री जीव जंतुओं का जीवन का संकट में डालता है। प्रदूषण के और भी बहुत से प्रकार होते हैं, है ना। समुद्री पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। समुद्रों में आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना भी समुद्र जीवन के पतन का एक और कारण है। तो समुद्र में अधिक से अधिक मछलियों पकड़ना भी मछलियों की संख्या को ही घटाता है, ये भी एक पतन का कारण है मछलियों का। हम सभी का सामूहिक दायित्व है कि पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर कौन सा वैदिक देवता समुद्र, आकाश और जल से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगा। इससे पहले अपनी जिंदगी में आपने इन सारे क्वेश्चन को कभी देखा ही नहीं होगा। यहाँ पर होगा वरुण। क्या होगा? वरुण इसका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इस यहाँ पर चित्र को, ठीक है। सम नौ वरुणहा, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य सम नो वरुणहा अंकित है, जिसका अर्थ हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ये महत्वपूर्ण है। तो वरुण ये आपके जो क्या होते भारतीय नौसेना का क्या है, ये प्रतीक चिन्ह है वरुण, है ना। चलिए आगे बात करेंगे। खनिजों से समृद्ध पठारों पर मुख्य गतिविधियां क्या हैं? खनिज, क्वेश्चन को समझ लो, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ऐसे पठार आपके पाए जाते हैं, जैसे कोई पठार है, ये पठार मान लो, है ना। यहाँ पर बहुत मात्रा में क्या है, यहाँ पर बहुत मात्रा में खनिज पाए जाते हैं ना। क्या पाए जाते हैं? इस पठार पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज हैं। तो यहाँ पर कौन सा काम होगा? अगर कोई जगह पर खनिज अधिक है तो वहाँ पर कृषि की जाएगी। क्या पठार पर कृषि की जाती है? नहीं, कृषि तो मैदान में की जाती है, जहाँ पर मृदा उपजाऊ हो, पानी भी मिल जाए, वहाँ पर खेती की जाती है। पर्यटन, क्या लोग पठारों पर घूमने जाएंगे? क्या लोग खनिजों को देखने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, खनन करेंगे। क्या पठारों को लोग खोदेंगे? खनन का मतलब होता है खोदना, खनिजों को निकालेंगे। जी हाँ, खनिज तो हमेशा ही खोद कर ही निकाले जाते हैं जमीन से, तो कहीं ना कहीं खनन यहाँ पर करेक्ट होगा। मछली कौन पकड़ता है पठारों पर? ये तो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर खनन। खनन का मतलब होता है खनिजों को खोदने की प्रक्रिया को ही खनन बोला जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। अभिकथन, अत्यधिक मछली पकड़ना समुद्री जीवन में गिरावट का एक प्रमुख कारण है। मैंने आपको पहले बताया था ना, 8 जून को क्या मनाते हैं? 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागर दिवस, है ना, जिसमें मछलियां जो आपकी होती हैं वो भी अधिक मात्रा में पकड़ी जा रही हैं, उनकी भी संख्या निरंतर घटती जा रही है। तो पकड़ना नहीं चाहिए, उसके बारे में बताया गया, इसलिए 8 जून को महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। अत्यधिक मछली पकड़ना समुद्री जीवन में गिरावट का एक प्रमुख कारण है, बिल्कुल करेक्ट। कारण, अत्यधिक मछली पकड़ने से मछलियों की आबादी उनकी प्रजनन क्षमता से अधिक तेजी से कम हो जाती है। कम हो जाती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो सकती है क्या? करेक्ट यहाँ पर हो सकती है क्या? यहाँ पर लिखा क्या है? पहले ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ो। अत्यधिक मछली पकड़ना समुद्री जीवन में गिरावट का एक प्रमुख कारण बिल्कुल करेक्ट है, परंतु कारण अत्यधिक मछली पकड़ने से मछलियों की आबादी उनकी प्रजनन क्षमता से अधिक तेजी से कम हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट कहा गया है। दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट हैं, दोनों यहाँ पर सही व्याख्या भी करते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। मीठे पानी का ग्रह के जल संसाधनों में बहुत कम हिस्सा होता है। यह ग्लेशियरों क्वेश्चन नंबर 7 अभिकथन और कारण से पूछा गया है। अत्यधिक मछली पकड़ना समुद्री जीवन में गिरावट का एक प्रमुख कारण है। मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था, जो ये मछलियां पकड़ी जाती है ना समुद्र में, इनसे मछलियों की जनसंख्या बहुत कम हो रही है। यहाँ पर कारण भी बताया गया है, अत्यधिक मछली पकड़ने से मछलियों की आबादी उनकी प्रजनन क्षमता से अधिक तेजी से कम हो जाती हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बात कही गई है। 8 जून को क्या मनाते हैं?
8 जून को क्या मनाते हैं? 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागर दिवस, है ना। तो ये दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट हैं। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मीठे पानी का ग्रह के जल संसाधनों में बहुत कम हिस्सा है। यहाँ पर मीठे पानी का ग्रह यानी कि पृथ्वी के जल संसाधनों का बहुत कम हिस्सा है। यह ग्लेशियरों, नदियों, झीलों, वायुमंडल और भूमिगत जल में पाया जाता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भूजल, समुद्र, तालाब, खारा जल। करेक्ट आंसर होगा भूजल। इसे भूजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूजल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, तिब्बती पठार को या तिब्बत के पठार को विश्व की छत क्यों कहा जाता है? क्यों छत कहा जाता है? क्योंकि यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, क्योंकि इसमें बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, इसमें बहुत बर्फ होती है, ये बहुत ठंडा है। करेक्ट आंसर पहला विकल्प होगा, क्योंकि यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए इसको विश्व की छत के नाम से भी जानते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन और कारण। महासागर दुनिया की आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। क्या ये आपको इससे पहले मालूम था कि महासागर जो हैं वो दुनिया में आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ये बात करेक्ट है। कारण, शैवाल और समुद्री शैवाल सहित समुद्री वनस्पतियां ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, ये भी बात करेक्ट है। यहाँ पर बातें तो दोनों करेक्ट हैं, ठीक है ना। तो दोनों इसके आंसर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। पहला वाला दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। दरअसल आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, है ना, जो समुद्र होते हैं, समुद्र में बहुत प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं, जैसे शैवाल पाए जाते हैं, समुद्री शैवाल पाए जाते हैं, प्रवाल भित्तियाँ भी पाई जाती हैं, है ना। तो आपको मालूम होगा ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, है ना। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, महासागर और जीवन, है ना। महासागर महाद्वीप पर्यावरण के अत्यावश्यक भाग हैं। ये हमारे जीवन के अधिकांश पक्षों को प्रभावित करते हैं। हमने उल्लेख किया है कि महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है। यह पृथ्वी के जल चक्र का भाग है, जिसे आप आगे पढ़ेंगे, है ना। महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी। अगर महासागर नहीं होंगे यानी कि समुद्र नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी। पृथ्वी, यहाँ पर लिखा है पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। अगर वर्षा नहीं होगी तो पूरी पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। मरुस्थल का मतलब रेगिस्तान बन जाएगी। यह भी ध्यातत्व है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर वनस्पति उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑक्सीजन महासागर वनस्पति उत्पन्न करता है ना, इसलिए पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। पृथ्वी के फेफड़े किसको बोला जाता है, तो महासागर को बोला जाता है ना। किसको, महासागर को बोला जाता है। महत्वपूर्ण लाइन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इस प्रकार जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आगे यहाँ पर ये समुद्री जीव हैं, मछलियाँ हैं, है ना, और यहाँ पर ये प्रवाल भित्तियाँ भी पाई जाती हैं, ठीक है ना। समुद्री एनीमोन, तारामीन, ये एक प्रकार की तारामीन प्रकार की एक मछलियाँ भी समुद्र में ही पाई जाती हैं। आगे यहाँ पर है, किसी मानचित्र के शीर्ष दाईं ओर स्थित 4 तीर क्या दर्शाते हैं, है ना। 4 तीर होते हैं। एक तो ये ऊपर का हो गया उत्तर, नीचे वाला हो गया ये क्या हो गया दक्षिण, और इधर वाला हो गया ये पूरब को दर्शाता है, इधर वाला दर्शाता है पश्चिम को। तो ये क्या है आखिर, ये होती है मुख्य दिशाएं। क्या होती हैं, ये मेन डायरेक्शन होती है ना, मुख्य दिशाएं होती हैं। वीडियो को लाइक कर दो फटाक से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी, अपनी राय भी यहाँ पर शेयर कर देना, ताकि हमें पता चल जाए आपको वीडियो कैसी लग रही है। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपकी इसी टॉपिक पर चाहिए न्यू एसएसटी के लिए, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हो। अभिकथन ए बोलता है, मानचित्र एक बड़े क्षेत्र को विस्तार से दिखाता है। जो मानचित्र होता है ना, वो विस्तार से किसी भी क्षेत्र को दिखाता है। ये बात कैसी है, ये बात एकदम 100% राइट बोली गई है। कारण, मानचित्र पैमाने पर बनाए जाते हैं जो क्षेत्रों को सटीक रूप से दर्शाने या बढ़ाने में मदद करता है। ये गलत है। कैसे गलत है, जो मानचित्र होते हैं ये पैमाने पर बनाए तो जाते हैं, परंतु
ये सटीक रूप से नहीं दर्शाते हैं, ना ही बढ़ाने में मदद करते हैं। ये गलत है ना, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सबसे अधिक दिखाई देने वाला रंग कौन सा है? हरा, नीला, भूरा, सफेद। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा नीला। जैसे जैसे हम लोग अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं, क्या करते हैं, अंतरिक्ष से पृथ्वी अर्थ को देखते हैं, तो पृथ्वी हम लोगों को नीली दिखाई पड़ती है। नीली दिखाई देने का कारण है यहाँ पर समुद्र बहुत हैं, महासागर आपके बहुत हैं। जो 3/4 जल पृथ्वी पर पाया जाता है, 3/4 जल से पृथ्वी ढकी हुई है। यानी कि पानी कितना है यहाँ पर, 70% पानी है पृथ्वी पर, और अपने शरीर में भी लगभग इतना ही पानी होता है ना। तो इसलिए ये नीली दिखाई पड़ती है। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, कहता है अभिकथन और कारण है पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊबड़ खाबड़ भूभाग और कठोर जलवायु होती है। यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो पर्वतीय क्षेत्र होती है वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम होती है। करेक्ट बात है, क्योंकि ये पर्वत जो होते हैं ये ऊबड़ खाबड़ होते हैं। कहीं कहीं तो ऊपर में होते हैं, यानी कि ऊंचे होते हैं, कहीं कहीं पर निचले होते हैं, फिर ऊंचे, फिर निचले, फिर ऊंचे, फिर निचले, यानी कि ऊबड़ खाबड़ होते हैं। इसीलिए लोग यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं, है ना, रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही बोली गई है। पर्वतीय क्षेत्रों कैसा है, भाग ऊबड़ खाबड़ है, ये भी करेक्ट है। कठोर जलवायु, कठोर जलवायु यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है ना। तो ये पर्वतीय जो क्षेत्र होता है ये कैसा होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है। इसलिए दोनों कथन यहाँ पर कैसे हो जाएंगे, सही यहाँ पर हो जाएंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 15 नंबर का, अभिकथन और कारण से। यहाँ पर कहता है भौतिक मानचित्र देशों और उनकी सीमाओं को दर्शाता है। पहले ही क्वेश्चन में बताया था भौतिक मानचित्र के बारे में। ये सीमाओं को नहीं दर्शाता है, ना ही देशों को दर्शाता है। सीमाओं और देशों को कौन दर्शाता है, सीमाओं और देशों को राजनीति वाला मानचित्र दर्शाता है, ना कि भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र महासागर को, महाद्वीप को, पर्वत को, पठार को, नदियों को, झील झरनों को दर्शाता है ना। तो यहाँ पर ये गलत आपका दिया गया है। भौतिक मानचित्र में पहाड़, नदियाँ जैसी प्राकृतिक विशेषताएं शामिल हैं। ये बात कैसी है, ये बात एकदम सही है। यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा यहाँ पर सही दिया गया है। ए यहाँ पर करेक्ट होगा और आर यहाँ पर गलत होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी मैंने ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन में मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। क्या कर दी, मिस्टेक कर दी है। ये ऑप्शन पर आप लोग मत जाइएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है, बस इतना आप लोग यहाँ पर समझ लो। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 16 नंबर का, अभिकथन भूमध्य रेखा अक्षांश का सबसे बड़ा वृत्त है। ये रही अपनी पृथ्वी, इसको बीचों बीच से जो डिवाइड करती है रेखा दो भागों में, पृथ्वी को या ग्लोब को, उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं ना। जीरो अक्षांश वाली रेखा के नाम से इसको जानते हैं, जीरो इक्वेटर। तो ये दो भागों में डिवाइड करती है, जो कि क्या है, सबसे बड़ा वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त होती है। बिल्कुल करेक्ट बात बोली गई है, पहला तो यहाँ पर करेक्ट होगा। भूमध्य रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच में है, बिल्कुल बीच में है, ये बीच में हो गई। ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध है, नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, भूमध्य रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच में है। सही है, सही है, तो दोनों सही होंगे, सही व्याख्या भी यहाँ पर करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गंगा का मैदान अत्यधिक आबादी वाला है। कारण, गंगा के मैदान की मिट्टी उपजाऊ है, तो जो कृषि के लिए आदर्श है। बातें तो दोनों यहाँ पर सही बोली गई, दोनों सही बोली गई हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर पहला ही यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाहूँगा, जो गंगा का मैदान है ना, जो गंगा का मैदान है, ये जहाँ से गंगा होकर के गुजरती है वो है उत्तर भारत, है ना, उत्तर भारत, उत्तर भारत से होकर के गुजरती है। जहाँ पर नदियाँ हमेशा ही बहती हैं, वो क्षेत्र कैसा होता है, वो क्षेत्र होता है उपजाऊ, उपजाऊ होता है, पानी भी यहाँ पर मिल जाता है, जिससे कि कृषि यहाँ पर होती है। उपजाऊ क्षेत्र है, पानी भी मिल रहा है, खेती यहाँ पर बढ़िया होगी। जब खेती बढ़िया होगी तो जनसंख्या अधिक रहेगी, क्योंकि पीने के लिए पानी भी उपलब्ध है,
कृषि करने के लिए, फसल उगाने के लिए खेती भी उपलब्ध है, भूमि उपजाऊ है। तो ये सभी कारण हैं जनसंख्या को बढ़ावा देते हैं, है ना। जनसंख्या यहाँ पर आबादी जो है वो अधिक पाई जाती है, कारण भी यहाँ पर करेक्ट बताया गया, इसलिए पहला विकल्प करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 अभिकथन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ पर है बदलने में मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तिथि बदलने में मदद करती है। कारण अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 देशांतर पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 देशांतर पर स्थित है। क्या ये बात यहाँ पर कैसी है, सही है या गलत है? तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा ये बात सरासर गलत है। पहली बात यहाँ पर करेक्ट है, दूसरी बात यहाँ पर आपकी गलत दी गई है। करेक्ट आंसर होगा ए सही है और यहाँ पर आर गलत है। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि अभिकथन मानचित्र एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है। कारण ये पृथ्वी के किसी क्षेत्र को दर्शाता है, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। तो आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, मानचित्र एक बहुत उपयोगी उपकरण है, करेक्ट होगा। मानचित्र सभी क्षेत्रों को दर्शाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो पहले ही वाला करेक्ट यहाँ पर भी होगा, दोनों सही है और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर है आपका 20 नंबर का। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? कितना ढका हुआ है? मैंने आपको बताया 3/4। कितना? 3/4 पृथ्वी पर ढका हुआ है, यानी कि 70%। कितना? 70% ढका हुआ है पृथ्वी पर पानी, है ना। कितना मैंने आपको बताया? 3/4 यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, है ना। कितना बताया? 3/4 मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसको अगर आप यहाँ से हल करोगे तो यहाँ पर ये 25 बार आपका कटेगा, यहाँ पर इसका गुणा आप करोगे 25 या 75, है ना। लगभग 70-75% आप कह सकते हो कि पृथ्वी पर जल है। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? पश्चिम में, है ना, पश्चिम की बात कही गई है। तो पश्चिम में है अरब सागर। कौन सा है? पश्चिम में है अरब सागर। आपको यहाँ पर मानचित्र में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये रहा भारत। भारत के पश्चिम, पूरब में तो आपका यहाँ पर प्रशांत महासागर या बंगाल की खाड़ी आप बोल सकते हो, है ना। और ये पश्चिम आपका इधर आ जाएगा ना, पश्चिम ये रहा। तो पश्चिम में कौन सा है? यहाँ पर है आपका अरब सागर। कौन सा है? यहाँ पर है आपका अरब सागर। ठीक है, यहाँ पर मानचित्र में दिखाया नहीं गया है अरब सागर को। तो यहाँ पर कुछ जो बड़े बड़े वाले महासागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। और दक्षिणी महासागर, ठीक है। और यहाँ पर महाद्वीप के बारे में भी आप लोग जान लो। ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है यूरेशिया, जिसमें एशिया और यूरोप, एशिया यूरोप को दोनों को संयुक्त रूप से बोला जाता है यूरेशिया। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और ये रहा उत्तरी अमेरिका। यहाँ से क्रम भी पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है एशिया, है ना। एशिया के बाद आता है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, फिर दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर आपका आता है अंटार्कटिका, लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से इन महाद्वीपों का क्रम होता है। चलिए आगे आपको यहाँ पर बात बताते हैं। अभिकथन पर्वतीय वन कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कारण पर्वतीय वन शंकुधारी वृक्षों का घर है। यहाँ पर जो पर्वतीय वन होते हैं ना, पर्वतीय वन, ये कम ऊंचाई पर नहीं पाए जाते हैं। क्या पर्वत कम ऊंचाई पर होते हैं? पर्वत तो ऊंचे आपके होते हैं। जब पर्वत पर वन पाए जाएंगे तो ये पर्वत वाले जो वन होंगे आपके ना, तो ये ऊंचाई पर स्थित होंगे, ना कि कम ऊंचाई पर, यानी कि अधिक ऊंचाई पर होंगे, ज़्यादा ऊंचाई पर होंगे, कम ऊंचाई पर नहीं होंगे। गलत है। पर्वतीय वन शंकुधारी वृक्षों का घर है, ये करेक्ट है। यहाँ पर कारण इसको नहीं बोल सकते हैं। ये दोनों कथन यहाँ पर राइट हैं, दोनों सत्य हैं, बस इतना बोल दो। कारण यहाँ पर गलत हो सकता है ना, गलत नहीं होगा।
परंतु यहाँ पर ये कार्ड लगाना क्वेश्चन को यहाँ पर सही से दर्शाता नहीं है। तो ये अभिकथन मान लो आप, दोनों अभिकथन है ना, इसलिए यहाँ पर दोनों सही होंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा पर्वतीय प्रदेश के बारे में। पर्वतों की ढलानों पर प्रायः एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं। यहाँ शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है। ये शंकु के आकार के बने होते हैं। इनकी पतली पत्तियां नोकदार होती हैं। अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह घास, मोस यानी कि काई और लाइकेन उग आते हैं, है ना, उग आते हैं, करेक्ट है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है अभिकथन। हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली जान माल की रक्षा करने में मदद करती है। सुनामी, हिंद महासागर में जैसे ही सुनामी आती है, जो चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है ना, वो बता देती है कि कब सुनामी आएगी, कब नहीं आएगी, जिससे कि जान माल की रक्षा हो सके। ये बात सही बोली गई है। हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली सुनामी का पता तट पर पहुंचने से पहले ही लगा सकती है। ये बात करेक्ट है। दोनों सही यहाँ पर हो जाएंगे, सही व्याख्या यहाँ पर हो जाएगी। अधिकतर मैंने आपको क्वेश्चन कैसे कराए? अधिकतर मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर अभिकथन और कारण से कराए, ताकि आप लोगों को यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट हैं उनके बारे में पता चल सके, नई एनसीईआरटी भी आपके भेजे में घुस सके, है ना। सारी की सारे कंसेप्ट वाले जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है स्टेटमेंट के रूप में, है ना, इसलिए महत्वपूर्ण है आज की क्लास। महाद्वीप और महासागर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच समान रूप से वितरित हैं। क्या ये समान रूप से वितरित हैं? समान रूप से तो नहीं वितरित हैं, ये तो अलग अलग वितरित हैं। महासागर पृथ्वी की सतह से लगभग 3/4 हिस्से को कवर करती है। महासागर यानी कि जो समुद्र है वो 3/4 वाले हिस्से को कवर करती है। मैंने आपको बताया भी, ये बात करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सी बात होगी? ए राइट होगा, परंतु आर यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन में किसी में आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो ऑप्शन पर मत जाइएगा, यहाँ पर गलत टाइपिंग है ना। ए सही है, आर गलत है, बस आप इतना यहाँ पर समझ लो। यहाँ पर बताया गया है महासागर महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। बिल्कुल समान रूप से वितरित नहीं है। 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। अभिकथन 2004 की सुनामी ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापक क्षति पहुंचाई। ये बात करेक्ट यहाँ पर कही गई है। सुनामी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आई थी, गलत है। ये जो 2004 में जो सुनामी आई थी, ये एक प्रकार से भूकंप के कारण कह लो। किसके कारण? भूकंप के कारण आई थी, ना कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आई थी। आपको यहाँ पर एनसीईआरटी को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले एक चीज को समझ लेते हैं, है ना। आपदा, सुनामी भी समुद्र में उत्पन्न होती है। तो सुनामी कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो समुद्र में उत्पन्न होती है। विशाल और शक्तिशाली तरंगे होती हैं। जो विशाल तरंगे होती हैं ना, वो महासागर तल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण आती हैं। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी सुनामी आती है ना, वो भूकंप के कारण और ज्वालामुखी फटने के कारण आती हैं। बस आपको यहाँ पर कारण भी पता चल गया होगा। सुनामी का कारण क्या होता है? एक तो भूकंप होता है, वहीं दूसरा ज्वालामुखी के कारण क्या आती हैं? सुनामी आती हैं। जैसे ही सुनामी आती है तो हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती हैं, है ना, जिससे व्यापक स्तर पर हानि होती है। तो दो प्रकार से आपकी आती हैं समुद्र में सुनामी। उनके कारण क्या है? भूकंप कारण है और ज्वालामुखी कारण है। परंतु जो 2004 का जो सुनामी है उसका कारण है भूकंप। उसका कारण क्या है? उसका कारण है भूकंप, ना कि ज्वालामुखी विस्फोट है। इसलिए आपका ये आर गलत होगा, ए सही होगा। 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग इस चीज को देख सकते हो। 26 दिसंबर 2000 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई। भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, है ना, तमिलनाडु, केरल के तटीय क्षेत्र में भीषण रूप से प्रभावित हुए जान माल की अत्यधिक हानि भी हुई,
है ना। जो जब इंडोनेशिया में भूकंप आया तो इसका असर भारत में भी देखने को मिला था, सुनामी। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, कहता है मैदानी इलाकों में सीढ़ी नुमा खेती आमतौर पर की जाती है। मैदानी इलाकों में समतल और उपजाऊ भूमि होती है जो बड़े पैमाने पर खेती के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर पहला तो गलत है, दूसरा यहाँ पर राइट है। कैसे गलत कैसे सही है, चलिए आपको समझाता हूँ। मैदानी इलाके जो होते हैं वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती नहीं की जाती। ये सीढ़ी नुमा कहाँ पर की जाती है, सीढ़ीदार या सीढ़ी नुमा खेती ये ढालों पर की जाती है। कहाँ पर, ढालों पर की जाती है। ढालों का मतलब पर्वतों पर की जाती है ना। पर्वतों पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, ठीक है ना। ये मैदान में नहीं की जाती है, इसलिए आपका ये गलत है। मैदान इलाके कैसे होते हैं, समतल होते हैं, उपजाऊ भूमि वाले होते हैं, इसलिए यहाँ पर बड़े स्तर पर खेती की जाती है। ये बात सही है, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए यहाँ पर गलत है और आर यहाँ पर कैसा है, राइट दिया गया है, ठीक है ना। आर यहाँ पर राइट है, बल्कि ए यहाँ पर गलत, आर यहाँ पर राइट। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर आगे मैं आपको बताना चाहूँगा मैदानी जीवन के बारे में। हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यताएं नदियों से उपजाऊ मैदान के आसपास विकसित हुई। हमारे समय में भी विश्व का अधिकांश जनसंख्या मैदानों में ही रहती है। और आगे यहाँ पर बारे में जान लेते हैं। भारत की कुल जनसंख्या की 1/4 से अधिक अर्थात लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदान में रहती है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा 40 करोड़ लोग कहाँ पर रहते हैं, गंगा के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन कृषि है। क्यों है, क्योंकि नदी जो है, नदी में मछली इनको आसानी से मिल जाती है और खेती करने के लिए यहाँ पर भूमि तो उपजाऊ है ही, उसके साथ सिंचाई की यहाँ पर उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि नदियाँ ही इतनी हैं, उन्हीं पानी से ये लोग खेती को सींच लेते हैं, इसलिए खेती यहाँ पर होती है और मछलियाँ भी ये लोग पकड़ते हैं, मछली पालन। यहाँ चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, मोटे अनाज ये वाली फसलें होती हैं। साथ ही साथ कपास, जूट, सन जैसी रेशेदार फसलें भी उगाई जाती हैं। परंपरागत कृषि मुख्यतः यहाँ पर वर्षा भर की जाती है, अर्थात वर्षा जल से फसलों को जल मिलता है। आगे बताया गया कहाँ गया आपका क्वेश्चन, कहाँ गया आपका, यहाँ पर रहा। किंतु हाल के दशकों में नहरों के जाल नेटवर्क द्वारा भूमिगत जल को पंप से निकलकर खेतों की सिंचाई करने में वृद्धि हुई है ना। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। आगे, चाहे पर्वत हो या मैदान, चाहे मैदान, विश्व में बहने वाली नदियाँ बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती हैं। विशेष रूप से बहुत से समुदाय नदी के स्रोत और दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र मानते हैं। जैसे संगम स्थल क्या होता है, दो या दो से नदियों के मिलन स्थल को संगम स्थल बोलते हैं। भारत में इन स्थानों पर बहुत से त्योहार, समारोह और धार्मिक कृत्य भी किए जाते हैं। जैसे प्रयाग है ना, प्रयाग का क्या है, प्रयाग आपका एक संगम है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 27 नंबर का, माउंट किलिमंजारो क्या है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। पूर्वी अफ्रीका में एक अलग थलग पर्वत, एंडीज की सबसे सबसे ऊंची चोटी, भारत में एक पर्वत श्रृंखला। करेक्ट आंसर यहाँ पर है पूर्वी अफ्रीका में एक अलग थलग पर्वत, है ना, अलग थलग पर्वत। चलिए इसको भी आपको समझाता हूँ। विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। यहाँ पर आप लोग ये चित्र भी देख सकते हो जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लगाए हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, माउंट, यहाँ पर क्या लिखा है, माउंट एवरेस्ट नेपाल तथा तिब्बत के बीच और कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच हिमालय पर्वत श्रृंखला की दो सबसे कैसी हैं, ये ऊंची चोटियां यानी कि शिखर हैं। आगे, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची माउंट अकांगुगा और, ठीक है ना, पूर्वी अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो एक पृथक पर्वत है। तो किलिमंजारो कैसा है, एक
पृथक पर्वत है, अलग थलग पर्वत है, माउंट किलिमंजारो। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में, वहीं कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में है। और एंडीज कहाँ पर है? ये दक्षिणी अमेरिका में है। और आपको मैंने यहाँ पर ये भी बता ही दिया, माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है, जो कि एक पृथक पर्वत है, जो कि किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। फैक्ट यहाँ पर दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा पर्वत है जो कि श्रृंखला से संबंधित नहीं है, तब आपको बताना क्या पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा किलिमंजारो पर्वत, जो कि पृथक, पृथक का मतलब अलग है। और आगे भी बताया गया है, पश्चिमी यूरोप में मोंट ब्लांक आल्प्स सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। अनाईमुड़ी केरल में इसे अनाई शिखर भी कहते हैं, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह आप इन पॉइंट को ले सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी के ये फैक्ट वाले पॉइंट है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर है, हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन हैं। आपसे पूछा जाएगा नवीन पर्वत की पहचान क्या है? चोटी कैसे होनी चाहिए? नुकीली होनी चाहिए और ऊंची होनी चाहिए। तो ये पर्वत कैसे हैं? नए पर्वत की श्रेणी में आते हैं, जिसका अर्थ है पृथ्वी के इतिहास के हाल ही में निर्मित युवा पर्वत, किंतु फिर भी इन्हें लाखों वर्ष हो चुके हों, है ना। आपसे अगर पूछा क्या जाए अरावली श्रृंखला कैसी है? ये सबसे पुरानी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली श्रृंखला है। और अपरदन के कारण ये गोल आकार की 2 हो गई है, जैसा कि हिमालय के साथ हुआ है। दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अन्यथा यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को न्यू एनसीईआरटी पर इसी प्रकार से और वीडियो चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग कमेंट में इस चीज़ को बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।